नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहुंचकर स्टॉक एक्सचेंज में संचालित गतिविधियों का किया अवलोकन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एनएसई के अधिकारियों को किया आमंत्रित। कांग्रेस ने उठाया मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने पर सवाल। मदरसों में 7,399 में से 749 बच्चे हैं गैर मुस्लिम। मदरसा बोर्ड ने दी सफाई, कहा अभिभावकों की हम मंजूरी, बीजेपी बोली कराएंगे जांच। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बाबा केदार और बद्रीनाथ की गर्भगृह की फोटो हो रही वायरल। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा आखिर गर्भगृह की फोटो खींचने की किसने दी इजाजत। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने दिया जवाब। प्रदेश भर में त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापेमारी अभियान जारी। मिठाइयों की दुकानों पर विशेष नजर, लिए जा रहे हैं सैंपल। मिलावटखोरों में हड़कंप। भगवानपुर विधानसभा का सरठेड़ी शाहजहांपुर गांव में वायरल बुखार का कहर। कुंभकर्णी नींद सोया स्वास्थ्य विभाग। झूला छाप डॉक्टर कर रहे हैं इलाज, वहीं फर्जी डॉक्टरों ने घर को ही बना रखा है हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पहुंचकर स्टॉक एक्सचेंज में संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। इस मौके पर एनएसई की सांकेतिक बेल बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते दिन रविवार को बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनकी एक फोटो गर्भगृह के अंदर की वायरल हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गर्भगृह के अंदर फोटो खींचने की अनुमति किसने दी, तो वहीं कांग्रेस को जवाब देते हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मंदिर समिति की ओर से कोशिश रहती है। अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण श्रद्धालुओं को फोन को रखने की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन काम पूरा होते ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। पौराणिक काल से चला आ रहा है कि केदार बाबा के धाम में गर्भगृह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना वर्जित है और वहां बड़े बड़े साइन बोर्ड चस्पा किए गए हैं। प्रदेश के देश विदेश के भक्तगणों के लिए ये ताकीद करते हुए कि गर्भगृह में कैमरा ले जाना और फोटोग्राफी करना मना है। फिर ऐसा क्यों है कि ये प्रतिबंध केवल भाजपा के चहेतों के लिए हटा दिया जाता है? पिछले दिनों हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऑफिशियल पेज से गर्भगृह की फोटो डाली। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्योंकि महामानव हैं और सारे नियम कायदे कानून से ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, तो उनकी तो कई मर्तबा हमने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी गर्भगृह से होते हुए देखी। उसके इतर आज धीरेन्द्र शास्त्री केदारनाथ पहुंचे और गर्भगृह से उनकी बहुत सारी फोटोज वायरल हुई हैं। मंदिर समिति की तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ गर्भगृह में पहुँचते हैं तो वो किसी प्रकार से वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में लगातार एक ही समय में कई वीआईपी और वीवीआईपी वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं और उसके बावजूद मंदिर समिति का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से जो वीवीआईपी श्रद्धालु हैं और जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और इस बीच किसी प्रकार से कई लोग उत्साहवश इस प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर देते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है, अनुरोध भी करते हैं हम उनसे कि इस प्रकार से कोई गतिविधि न जाती है। तो
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से एक खबर सामने आई है, जहां प्रदेश के 3 जिलों के 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में 7,399 में से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। इस पूरे मामले में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने सफाई दी है। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शमून कासमी ने कहा कि सभी बच्चों के अभिभावकों की मंजूरी के बाद भी वे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी ने इसकी पड़ताल करने की बात कही है। जिन मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो एजुकेशन है मुस्लिम बच्चों को, जिन्हें वो धार्मिक और अरबी भाषा या उर्दू भाषा सिखाई जाती है, वो हिंदू बच्चों को नहीं सिखाई जाती, बल्कि वहाँ एनसीईआरटी का पर्टिकुलर एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो लागू है। और आपको ये मैं बता दूं, मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसके ऊपर सख्त कानून ला चुके हैं धर्मांतरण के ऊपर। अगर धर्मांतरण का कहीं ज़रा सा भी हमें ये मिलता है कि किसी को कोई प्रेरित कर रहा है या कोई प्रचार कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा तो शिक्षा है, अगर मदरसों में ठीक तरह की शिक्षा उनको दी जा रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तो उन बच्चों के अभिभावक ही बता सकते हैं कि राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों को छोड़कर उन्होंने मदरसे का रुख क्यों किया है। ये एक्चुअली छानबीन का मुद्दा है और ये कोई साधारण बात नहीं है कि तमाम सरकारी स्कूलों के इतर गैर मुस्लिम बच्चे अगर मदरसों में जा रहे हैं और शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह तक तो जाना बनता है। बाल संरक्षण आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें कि इसका खुलासा हुआ है कि जो मदरसे हैं उसमें 749 जो हैं बच्चे गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं। और उनकी तरफ से ये हम लोगों को जो हमने रिपोर्ट में देखा ये है कि पेरेंट्स की मंजूरी से ही बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी आगे इसमें देखा जाएगा क्या किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं। राजधानी देहरादून स्थित ऋषि प्रणव सभागार में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 से ज्यादा शिकायतें सामने आई। आपको बता दें कि ज्यादातर शिकायतें जो हैं जमीनी विवाद और बिजली पानी से संबंधित या फिर सीनियर सिटीजन की जनता दरबार में सामने आई है। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और तत्काल शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। करीबन 100+ शिकायतें हमारे पास, और आज ज़्यादातर शिकायतें लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड थी, प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट से ज़्यादा रिलेटेड थी कि अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है, या कब्ज़ा नहीं दिया है, या रजिस्ट्री करा दी है, पेमेंट देने के बाद भी कब्ज़ा नहीं हुआ। इस तरह की बहुत अलग अलग तरह की शिकायतें हैं प्राइवेट डिस्प्यूट्स के बारे में। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की हमारे यहाँ आ रही हैं शिकायतें रेगुलर बेसिस पे, और बिजली पानी या आपदा वो तो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आती है, लेकिन ये 2 प्रोमिनेंट थे। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं रुड़की शहर की कई दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया और दुकानों से मिठाई के सैंपल भी लिए गए, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और बाहरी राज्यों से मिठाई और मावे की सप्लाई होती है, इसलिए नमूने लिए जा रहे हैं। हुए हमने टीम बना रखी है। टीम लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि त्योहारों में खपत अधिक होने के कारण मिलावट की आशंका ज़्यादा रहती है। तो पहले हमने बॉर्डर पे जितने हमारा पनीर मावा मिठाई बन के आ रही थी उस पर हमने कार्रवाई की थी, और हमें संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस के साथ भी कार्रवाई की थी। हमने कई जगह पकड़ा भी इस तरह का मिलावटी जो हम संदिग्ध लग रहा था, उसे डिस्ट्रॉय भी किया, सैंपल भी लिए गए थे। और उसके बाद आज हम शहर में भी कार्रवाई कर रहे हैं। शहर में जो हम दुकानों में जो मिठाई आजकल सज रही है उसको हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखी है कि नहीं लिखी है, और कहीं संदेह हो रहा है तो उनको हम सैंपल जांच के लिए ले रहे हैं। और अगर किचन में कहीं गंदगी पाई जा रही है उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता तो हम उस पर कार्रवाई FSS एक्ट के अंतर्गत करें।
भगवानपुर विधानसभा का एक गांव ऐसा भी है जहां घर घर में वायरल बुखार ने अपनी जड़ों को मजबूती के साथ फैला रखा है। हर घर में चारपाई पर ही ड्रिप लगाकर उसका इलाज झूला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से कर रहे हैं। आपको बता दें, भगवानपुर विधानसभा का सरठेड़ी शाहजहापुरा गांव 7,000 की आबादी वाला गांव है, जो आज भी स्वास्थ्य विभाग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मगर स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद में इस कदर मसरूफ है कि वो अपने दफ्तर से निकलने को तैयार तक नहीं है, जो कि एक सोचने का विषय है। जब गांव का दौरा किया गया तो घर घर में फर्जी डॉक्टरों के द्वारा घर को ही हॉस्पिटल बना दिया गया है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। बुखार से पीड़ित लोगों ने बताया कि गांव की बदकिस्मती है जो कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव से दूरी बनाए हुए है। जो है कम से कम घर तो कोई बचा नहीं, आदमी जरूर बच रहे जी। एक का घर में 5-5 आदमी भी बीमार हैं और जी 3-3 भी हैं, 2-2 भी हैं। कोई घर नहीं बच रहा जिसमें आदमी जो है बीमार नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग का क्या रोल है? स्वास्थ्य विभाग को बार बार कहने के बावजूद भी आज तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं आया आगे जांच कर ले भाई बुखार किस तरीका का। ये बुखार पहले भी आए, लेकिन ऐसा बुखार पहली बार आ रहा कि बुखार आने के बाद आदमियों के हाथ पैर जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे। खबर चंपावत से है, जहां डीएम नवनीत पांडे ने जगबूड़ा से नेपाल को एनएचएआई के द्वारा बनाई जा रही 4 लेन हाईवे का एनएचएआई के अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यहां एनएचएआई के अधिकारियों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे के कार्यों का जायजा भी लिया और परियोजना प्रबंधक से निर्माण के संबंध में जानकारी ली। भी किया गया है और क्या निर्देश दिए गए, किस तरीके की स्थिति बनी वहाँ पर? एनएचआई द्वारा आज ड्राई पोर्ट की जो अप्रोच रोड बनाई जा रही है उसका जो है मेंशन किया गया और एनएचआई के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि सितंबर 24 तक जो है ये अप्रोच रोड पे जो 4 लेन हाईवे बना है वो बना लिया जाएगा। जहाँ तक ड्राई पोर्ट का प्रश्न है, संभवतः ये राइट्स द्वारा इसकी डीपीआर बनाई जा रही है और डीपीआर बनने के बाद ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसी क्षेत्र से लगते हुए एक अन्य क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सिटकुल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून की ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जिसमें 73 महत्वपूर्ण विभाग एक साथ बिल्डिंग में आएंगे। इसके साथ उन्होंने अरागढ़ से लेकर पुराने रोडवेज बस अड्डे तक स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है उसका काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि रोडवेज वर्कशॉप की जो जमीन बची हुई थी उस जमीन को भी इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर दिया गया है। देखिए, हमारे को जो काम जो जगह ग्रीन बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ अभी तक का जो ये है कि दिसंबर 2024 में इनको कंप्लीट करना है, लेकिन जिस प्रकार से मुझे देखने में मिल रहा है 1 साल में तो कंप्लीट होने वाली स्थिति में लग नहीं रहा है, तो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ सर। तो कुछ हमारे पार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण ये रुका होगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं उस समस्या का हम लोग निदान करें ताकि जल्दी से काम स्टार्ट हो। और आप देखिए कि 73 ऑफिसेज यहाँ पे आने हैं, एक ही तल के नीचे 73 ऑफिस होंगे तो तमाम आम लोगों को आने में सुविधा होगी। एक ऑफिस से फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, उसका टाइम बचेगा, उसका फ्यूल बचेगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी केदारनाथ के 3 दिन के दौरे पर है। राहुल गांधी ने केदारनाथ के दर्शन किए। राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को चाय पिलाई। राहुल गांधी खुद श्रद्धालुओं को चाय देते हुए दिखे। राहुल गांधी की ये केदारनाथ यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित हिस्सा है। उन्होंने पहले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया था और वहां पर भी सेवा की थी। इसके अलावा राहुल गांधी कैलाश यात्रा भी कर चुके हैं। राहुल गांधी 5 विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम है। इसे पंच केदार भी कहा जाता है और ये भारत में भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पिछले दिनों उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और पशुपालकों से भी उन्होंने मुलाकात की थी और विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों का फीडबैक उन्होंने लिया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले दिनों 3 दिन के उत्तरकाशी दौरे पर रहे और इस दौरान छोटे पशुपालकों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों के चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर पशुपालकों के हित में चलाए जा रहे योजनाओं की समीक्षा की गई और इन पर बेहतरी से कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मैं 3 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पे गया था। वहाँ पे मैं डामटा गया, पुरोला गया, बड़कोट गया, नौगांव गया, ब्रह्मखाल गया, सिंगोट गया, उत्तरकाशी में रहा और कोशिश यही करी कि कार्यकर्ताओं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठें, उनके जो मुश्किलें हैं उसको सुन के उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है उस पर हमने फोकस किया। साथ ही एक मेरा जो सरकार आपके द्वार प्रोग्राम है जिसमें मैं हर ज़िले में छोटे पशुपालकों के घर जाता हूँ, मत्स्य पालकों के घर जाता हूँ, हमारे दुग्ध पालकों के घर जाता हूँ, छोटे किसानों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ और उसको कैसे पॉलिसी में नई चीज़ें ला के उनको राहत दिया जा सके उस पर काम करने का हमारा प्लान रहता है। तो सेंटर का है देवभूमि उत्तराखंड में भांग की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। इसके बावजूद प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस मामले में विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विभागीय स्तर पर देरी होने को स्वीकारते हुए विभाग के स्तर पर इसका जल्द ही समाधान कर नीति को लागू होने की उम्मीद जताई है। सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। भांग की खेती के नाम पर गरीब काश्तकारों को उजाड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार ने भी एक नीति बनाई थी, उस नीति बना उसके बाद भाजपा की गवर्नमेंट ने, त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने नीति बनाई, लेकिन वर्तमान सरकार के अधिकारी भांग की खेती के उत्पादन में किसानों को परेशान कर रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में ये ट्रेडिशनल खेती है। भांग का निश्चित रूप से विदेशों में काफी खपत है और भांग के कपड़े बनाए जा रहे हैं, वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जैकेट बनाई जा रही है, तमाम तरीके के और दूसरे उत्पादकों में खाने के चीजों में भी भांग का उपयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर भांग की खेती उत्तराखंड राज्य में होगी तो उससे उद्योग बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और जो विभाग है उस पर काम कर रहा है। अब वो देरी क्यों हुई है, क्या उसके कारण है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार उसका संज्ञान लेगी। सेवक फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार जत्ती अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी टीम के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि वो इस स्वच्छता अभियान को निरंतर जारी रखेंगे और प्रदेश सरकार में बैठे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को चिताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि उनके पास सफाई कर्मी नहीं है और बजट भी नहीं है, लेकिन जिसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए और सरकारी संस्थानों पर ध्यान देना चाहिए।
काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था यहाँ की हालत जो थी बड़ी ख़राब थी। मैंने कई बार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला कि यहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त करो, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से, सेवक फाउंडेशन के माध्यम से आज सफाई अभियान चलाया है। और मैंने जब यहाँ के इंचार्ज को कहा कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है। जबकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जबकि धरातल पर हालात जो हैं वो बड़े ही, मैं कहूँगा बड़े ही ख़राब है। चंपावत जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय पीजी कॉलेज लोहाघाट में छात्र संघ का गठन हो गया है। रविवार को हुई नामांकन प्रक्रिया में छात्र संघ के सभी पदों के लिए एक एक प्रत्याशी ने ही नामांकन करवाया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव प्रभारी डॉक्टर रवि सनवाल ने छात्र संघ के सभी 8 पदाधिकारियों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। डॉक्टर सनवाल ने बताया कि ऋतिक ढेक पीजी कॉलेज लोहाघाट के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वेद प्रकाश उपाध्यक्ष, संजना बिष्ट छात्रा उपाध्यक्ष, मनीष बिष्ट सचिव, पंकज विश्वकर्मा संयुक्त सचिव सभी विजयी प्रत्याशी एबीवीपी संगठन के बताए जा रहे हैं। चुनाव 2023-24 में सभी पदों में निर्विरोध चुनाव हो गया सर। और जैसे कि मैम ने कहा, बड़ा खुशी का पल है कि बिना किसी द्वेष के, किसी राग द्वेष के चुनाव संपन्न हो गया सर। और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित होकर यहाँ से गए हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन का, अपने महाविद्यालय स्टाफ का, चुनाव समिति का, अपने कॉलेज के समस्त स्टाफ का इस बात के धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों को बधाई देता हूँ कि जिस उत्साह से उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, उसी उत्साह से वो कॉलेज के विकास का भी काम करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार कॉलेज में सिर्फ आज से नहीं, पहले से कई काम करे। हमारे बड़े भाई प्रदेश मंत्री विवेक पुजारी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार विगत कई वर्षों से हम चुनाव लड़ रहे हैं और निर्विरोध पैनल ही दे रहे हैं। हमारे चुनाव की स्थिति ये रहती है कि हम बच्चे, क्योंकि हमारा काम देखते होंगे कहीं ना कहीं कि हम लगातार बच्चों के लिए काम करते हैं दिन रात। आज अगर यहाँ है, चाहे बच्चों के प्रवेश में समस्या हो, चाहे बच्चों के रिजल्टों के साथ कोई समस्या हो, या बच्चों को कोई भी समस्या हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर की समस्या हो या कॉलेज के बाहर की समस्या हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी पीछे नहीं हटा है। इस साल के जो चुनाव रहे छात्र संघ चुनाव में, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंपावत जिले की लगभग हम अभी तक 5 कॉलेजों में निर्विरोध, पूरे पैनल 8 के 8 पैनलों में विद्यार्थी परिषद के निर्विरोध जीते। उसके लिए सारे कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। और जिले के जिला सूचक कुशाल वर्मा जी, विभाग संयोजक राहुल जोशी जी, और हमारी पूरी टीम, और नगर मंत्री योगेश और सागर ढेक, दीपांशु, सारे हमारे जितने कार्यकर्ता हैं। और चुनाव में सबसे ज़्यादा योगदान नीरज सक्टा जी, सारे इस जिले के कार्यकर्ताओं से एक विद्यार्थी परिषद को आज पूरे प्रदेश में एक पहला जिला है और पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा महाविद्यालय, जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।